नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरबी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है फुल टेस्ट सीरीज है और यह टेस्ट सीरीज जो आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरबी एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इस टेस्ट सीरीज में। ओके, और इस टेस्ट सीरीज से हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार 50 क्वेश्चन करके हम लोग इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? ऑप्शन ए, इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन बी है, इसके द्वारा 11 राज्यों में से 5 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। ऑप्शन सी है, इस अधिनियम द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और ऑप्शन डी है, इसके द्वारा रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी और इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया तथा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। साथ ही 11 राज्यों में से 4 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ना कि 5 राज्यों में। ओके, 11 राज्यों में से 4 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों में यह शामिल था। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भारत शासन अधिनियम के प्रावधान में शामिल नहीं था, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, HVR आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। दूसरा कथन है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन नंदलाल बोस द्वारा किया गया। और तीसरा कथन है, LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। और चौथा कथन है, मूल प्रस्तावना को राम मनोहर सिंह द्वारा हस्तलिखित किया गया था। संविधान सभा में HVR आयंगर को सचिव नियुक्त किया गया था, जबकि LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। ओके, और मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन जो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जबकि मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 3 और 4 है, सॉरी कथन 1 और 3 है वो सही है, जबकि कथन 2 और 4 जो है वो गलत है। ओके, हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है वो हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था और मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 2 और 4 है वो गलत हो जाएगा और 1 और 3 जो है वो संविधान सभा के संबंध में सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है, इसके चारों ओर धुंधले वलय विद्यमान है। दूसरा कथन है, इसके वायुमंडल में मेथेन गैस है। तीसरा कथन है, इसकी मध्य रेखा अपने अक्ष के साथ 98 डिग्री का कोण बनाती है। और चौथा कथन है, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपने प्रदक्षिणा कक्ष में लगातार सूर्य के समान रहता है। उपरोक्त विशेषताएं निम्न में से किस ग्रह की हैं? उपरोक्त विशेषताएं जो हो वरुण ग्रह की हैं। ओके, यानी यूरेनस की, यूरेनस प्लैनेट की हैं। तो इस पर जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, अरुण ग्रह की उपरोक्त विशेषताएं हैं। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है? बहुत से लोगों ने भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा है। इसी क्रम में एन श्रीनिवास का कहना था कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। तो वहीं दूसरी तरफ आरविन जेनिंग ने कहा कि भारतीय संविधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, एन श्रीनिवास का कहना था कि भारतीय संविधान जो भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती हैं। और कारण आर में कहा जा रहा है कि यह नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भाग का ढाल जो है उत्तर की ओर है, अतः विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां जो है उत्तर की ओर बहती हुई गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। तो इस पर अभिकथन तो सही है, परंतु कारण जो है वो गलत है। ओके, ये नदियां भ्रंश घाट से होकर नहीं बल्कि दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भाग का ढाल ही उत्तर की ओर होता है। इस प्रकार वे एक मतलब समान रूप से नदियां बहती हैं उत्तर की ओर। ओके, तो इस पर कारण जो है वो गलत हो जाएगा, अभिकथन जो है वो सही है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक यानी पी तरंगे भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला कथन है, प्राथमिक तरंगों का संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है। दूसरा कथन है, यह तरंगे ठोस, तरल और गैस माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। और तीसरा कथन है, इस तरंगों का पृथ्वी के आंतरिक भाग में धरातल तक पहुंचने का मार्ग अवतल होता है। और चौथा कथन है, इन तरंगों की गति सबसे अधिक ध्रुव में होती है। प्राथमिक तरंगों का संचरण जो है वो ध्वनि तरंगों के समान होता है। इन्हें अनुबंध या संपीड़न तरंगे भी कहा जाता है। यह तरंगे जो है वो ठोस, द्रव और गैस माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। प्राथमिक तरंगों की गति जो है ठोस पदार्थ में सबसे अधिक होती है, न कि तरल पदार्थ द्रव में। ओके, तो इस प्रकार जो कथन चाह रहा है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और पीएमएस तरंगों का पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल तक पहुंचने का मार्ग जो है अवतल होता है। तो इस प्रकार प्राथमिक तरंगों के संबंध में कथन 1, 2 और 3 जो है वो सही है, जबकि कथन 4 जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की कौन से अफ्रीका महाद्वीप की कौन से देश लाल सागर के साथ सीमा बनाते हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है मिस्र, सूडान, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। अफ्रीका महाद्वीप के देश जो लाल सागर के साथ सीमा स्पर्श करते हैं वे हैं मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। और इथोपिया जो है वो लाल सागर के साथ सीमा नहीं बनाती है। ओके, तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 4, 5 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 4, 5, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वह वैसा ही है जैसा कि कोई टेम्ज नदी के मुहाने पर अपमान करता है। 1826 में यानडूब की संधि के पश्चात बहुत से अंग्रेजी व्यापारी जो हैं वो बर्मा के दक्षिण तट तथा रंगून के में बस गए थे, परंतु उनके दुर्व्यवहार के कारण सैपर्ड और लुइस नामक 2 अंग्रेजी कप्तान पर बर्मा सरकार ने भारी जुर्माना लगाया। इसके पश्चात इन अंग्रेजों ने भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक शिकायत पत्र लिखा। तब डलहौजी ने ब्रिटिश गौरव प्रतिष्ठा की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वैसा ही है जैसा कि कोई टेम्ज नदी के मुहाने पर अपमान करता है। तो इस बार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। और दूसरा कथन है, यह युद्ध 1816 की सुगौली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो 1814 से 1816 के मध्य हुआ था, जो 1816 में सुगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ। और इस समय बंगाल का गवर्नर जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग था, ना कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग था। ओके, तो इस बार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 2 जो है वो सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संबंध में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। चुनिए होना चाहिए। ओके, चुनिए। पहला कथन है, 1916 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की। दूसरा कथन है, सरकार ने फरवरी 1913 के प्रस्ताव में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। और तीसरा कथन है, वुड डिस्पैच में यह स्वीकार किया गया कि ग्राम स्तर पर देसी भाषाओं प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए। और चौथा कथन है, 1856 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना जो 1855 ईस्वी में की गई थी, ना कि 1856 में। ओके, 1855 में लोक लोक विभाग से लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। ओके,
जबकि बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ 1906 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया। इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा तो उसने फरवरी 1913 के प्रस्ताव में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं किया, परंतु निरक्षरता समाप्त करने की नीति को अवश्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जो कथन 1 और 3 है वो सही है। ओके, 1 और 3 जो है वो सही है, जबकि कथन 2 और 4 जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। और दूसरा कथन है, 1879 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया। और तीसरा कथन है, 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय जो मद्रास के समीप आरडीआर में स्थापित किया गया। और चौथा कथन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकाट ने की थी। ये लोग जो है वो 1879 ईस्वी में भारत आए और मुंबई में इसका कार्यालय खोला। इसके बाद 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय जो मद्रास के समीप आरडीआर में स्थापित किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। ओके, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग जो है पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार जो इसमें चारों कथन जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में सत्य हैं। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति आदि इत्यादि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवन श्वास है और बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार और एक जाति की नैतिक उन्नति इत्यादि की बात सोचना जो मूर्खता की चरम सीमा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन गांधी जी के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए है, गांधी जी 1896 ईस्वी में कुरलैंड जहाज से मुंबई से दक्षिण अफ्रीका के डबरन बंदरगाह पर पहुंचे। और ऑप्शन बी है, गांधी जी ने ग्रीन पैम्फलेट नामक एक पुस्तक लिखी थी। और ऑप्शन सी है, 1906 ईस्वी में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। और ऑप्शन डी है, मनसुख लाल नागर इंडियन ओपिनियन पत्र के अवैतनिक संपादक थे। गांधी जी ने 1906 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था, ना कि दैनिक समाचार पत्र था। इंडियन ओपिनियन जो है एक साप्ताहिक समाचार पत्र था का प्रकाशन किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो गांधी जी के संबंध में सही नहीं है। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। और जिसके अवैतनिक संपादक जो थे वो मनसुख लाल नागर थे, किंतु संपादक का सारा भार जो गांधी जी पर ही था। ओके, और यह समाचार पत्र जो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती तथा तमिल भाषा में निकलता था। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र जो है वो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में निकलता था। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। और कारण आर में कहा जा रहा है कि इसमें एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किए जाने का प्रस्ताव था। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के तत्कालिक वायसराय लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें एक प्रावधान यह किया गया था कि भारत का शासन जो किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। साथ ही इसमें एक युद्ध सलाहकार परिषद के गठन किए जाने, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किए जाने तथा वर्तमान में वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाने का प्रावधान किया गया था। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को इसलिए ठुकराया क्योंकि वह भारत विभाजन से कम कोई अन्य व्यवस्था स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी। तो इसका जो अभिकथन और कारण जो है वो दोनों सही है, परंतु कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी थे।
और दूसरा कथन है अमेरिकी राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं कर सकता, यानी कांग्रेस का निचला सदन को भंग नहीं कर सकता अमेरिकी राष्ट्रपति, ऐसा कहा जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? अमेरिका एक संघीय राज्य है जहां राष्ट्रपति सरकार की अवधारणा है। ओके, यहाँ राष्ट्रपति जो मुख्य वास्तविक कार्यकारी होते हैं, परंतु राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, न ही उनके पास कांग्रेस में सदस्यता होती है। और राष्ट्रपति जो है वो प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 2 जो है वो सही है। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सचिव जो अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1) का के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार के स्वतंत्रता शामिल है? रमेश थापा केस 1950, जिसे चौराहे का केस के नाम से भी जाना जाता है, में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1) का के तहत भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्र में विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता शामिल है, और यह स्वतंत्रता जो परिसंचार की स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संविधान के भाग और सूची 2 में प्रावधान। भाग 10, संविधान के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन जो वो भाग 10 में है। ओके, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में है, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और संघ और राज्यों के बीच संबंध जो भाग 11 में है, संघ और राज्यों के बीच संबंध जो भाग 11 में, तो बी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और वित्त संपत्ति संविदा और वाद जो है भाग 12 में है, तो इस प्रकार सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागमन का वर्णन जो है भाग 13 में है, तो इस प्रकार डी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय समय पर चुनाव सुधार तथा चुनाव में खर्च से संबंधित अनेक समितियां गठित की गई। निम्न में से कौन सी समिति जो है वो गैर सरकारी समिति थी? ऑप्शन है दिनेश स्वामी समिति, ऑप्शन बी है JS वर्मा समिति, ऑप्शन सी है इंद्रजीत गुप्ता समिति, और ऑप्शन डी है तारकुंडे समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव सुधार के लिए, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने पर सुझाव के लिए, और JS वर्मा समिति जो है आपराधिक कानून में संशोधन पर विचार करने के लिए गठित की गई थी। ये सभी समितियां जो सरकार द्वारा गठित की गई थी, परंतु तारकेंडू समिति का गठन जो जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में किया गया था, जो चुनाव सुधार से संबंधित थी, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1975 में प्रस्तुत की, अतः यह एक गैर सरकारी समिति थी। ओके, तारकुंडे समिति जो है एक गैर सरकारी समिति थी और यह चुनाव सुधार से संबंधित समिति थी, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1974 में की गई थी, और इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी 1974 में, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1975 में प्रस्तुत की थी, 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 106(2) में कहा गया है कि कोई भी सांसद संसद या किसी उसकी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। और दूसरा कथन है अनुच्छेद 105(1) में संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में प्रावधान किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? संविधान के अनुच्छेद 105(2) में कहा गया है कि कोई भी सांसद संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। परंतु हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसे सांसदों एवं विधायकों को रिश्वत लेकर वोट डालने या भाषण देने के मामले में संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत विशेषाधिकार कवच न मिलने की बात कही है, जबकि सांसद सदस्य के वेतन और भत्ते का प्रावधान जो संविधान के अनुच्छेद 106 में किया गया है। तो इस प्रकार जो दोनों कथन है वो गलत है। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 106 में जो सांसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में प्रावधान किया गया, ना कि अनुच्छेद 5(1) में, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व दो या दो से अधिक सतर्कता आयुक्त होते हैं। और दूसरा कथन है, इनकी नियुक्ति एक समिति द्वारा होती है जिनमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। और तीसरा कथन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्तों को जब दुराचरण और अक्षमता के आधार पर उनके पद से हटाया जाता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय को भेजना होता है। और चौथा कथन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो वर्ष 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ है। और इसका गठन जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में ओके 1964 में हुआ है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं, ना कि दो या दो से अधिक सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो इस बार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इसकी नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है इनकी नियुक्ति। और समिति के प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य लोकसभा के विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ओके, तो इस बार जो कथन 2 है वो सही है इसमें। इन्हें दुराचरण व अक्षमता के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय को भेजना होता है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन और भत्ते जो है वो व अन्य सेवा शर्तें जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती है। सतर्कता आयुक्त के जो है वो संघ और लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती है। ओके, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन और भत्ते जो हो व अन्य शर्तें जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती है, ना कि सदस्य के समान होती है। ओके, अध्यक्ष के समान होती है। तो इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जिसे नागरिकता संशोधन नियम 2024 के द्वारा क्रियान्वित किया गया है के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह अधिनियम 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के साथ ही अधिनियमित हो गया था। और ऑप्शन बी है, यह 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करता है। और ऑप्शन सी है, इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं जो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। और ऑप्शन डी है, यह अधिनियम उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं होते हैं जहां इनर लाइन परमिट लागू है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 जिसे 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन को सक्षम करेगा। ओके, और इस अधिनियम के प्रावधान जो 6ठी अनुसूची में सम्मिलित असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे, जबकि अन्य कथन जो सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में सही नहीं है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया गया है। इसके संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, इस परीक्षण को मिशन द्व्यास्त का नाम दिया गया है। और दूसरा कथन है, अग्नि 5 हथियार प्रणाली में स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर लगाए गए हैं। और तीसरा कथन है, एवियोनिक्स प्रणाली में संचार, नेविगेशन एवं कई प्रणालियों का प्रदर्शन और प्रबंधन शामिल है। और चौथा कथन है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल उस तकनीकों को कहा जाता है जिसमें किसी मिसाइल में एक ही बार में एक से अधिक परमाणु हथियार के ले जाने की क्षमता होती है। मार्च 2024 को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी से स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया गया है, जिसे मिसाइल द्वीपशास्त्र नाम दिया गया है। और यह परीक्षण जो उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है।
इस मिसाइल में स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर लगाए गए हैं। यह मिसाइल जो सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। और भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन के पास ये मिसाइलें हैं वर्तमान में। ओके, इस प्रकार ये चारों कथन जो वो सही है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस संशोधन में प्रावधान है कि कैरी बैग और वस्तुओं के निर्माण को कंपोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाने की अनुमति दी जाएगी। ऑप्शन बी है, इसके अनुसार बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वह है जो मृदा और भराव क्षेत्र जैसे विशिष्ट वातावरण में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बिना कोई माइक्रोप्लास्टिक छोड़े पूर्ण रूप से नष्ट होने में सक्षम है। ऑप्शन सी है, इस संशोधन के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक से तात्पर्य जल में अविलेय किसी भी ठोस प्लास्टिक कण से है जिसका आयाम जो है वो एक माइक्रोन से 500 माइक्रोन के बीच है। और ऑप्शन डी है, इस संशोधन नियमों के अनुसार डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पादों के निर्माता के लिए उन्हें बायोडिग्रेडेबल के रूप में लेबल करना अधिक कठिन हो जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2024 के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक का तात्पर्य जल में अविलेय किसी ठोस प्लास्टिक कण से है जिसका आयाम जो है 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन के बीच है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है और इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कूट के इस माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, इस अलायंस के लिए 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुफ्त बजटीय समर्थन को मंजूरी दी गई है। और दूसरा कथन है, इस अलायंस का मुख्यालय भारत में होगा। और तीसरा कथन है, यह पहला 8 प्रमुख बिग कैट्स प्रजाति की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुश्तक बजट समर्थन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। और इस अलायंस का मुख्यालय जो भारत में होगा। यह पहल जो 7 प्रमुख कैट्स प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है जिसमें वे शामिल है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्लूमा और चीता शामिल है। ओके, तो इसका जो कथन 3 है वो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के संबंध में सही नहीं है। ओके, इसमें 8 नहीं बल्कि 7 प्रमुख बिग कैट्स प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है यह पहल। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, शैवाल एम्ब्रियोफाइटा वर्ग में आते हैं। दूसरा कथन है, शैवाल पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित और भ्रूण रहित होते हैं। तीसरा कथन है, उर्गोनियम एक ऐसा शैवाल है जो अधिपादप के रूप में दूसरे पौधे पर उगता है। और चौथा कथन है, प्रोटोडर्मा एक ऐसा शैवाल है जो कछुए की पीठ पर उगता है। शैवाल थाइलोफाइटा जगत में आते हैं, ना कि एम्ब्रियोफाइटा वर्ग में। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा शैवाल के संबंध में। ओके, जबकि शेष कथन जो है वो शैवाल के संबंध में सही है। तो इसमें 2, 3, 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानव अस्थियों का 38% भाग जो ओसियन नामक प्रोटीन से तथा 62% भाग जो अकार्बनिक लवणों का बना होता है। और दूसरा कथन है, कंकाल ऊतकों में उपस्थित अर्थात कार्टिलेज अन्य संयोजी ऊतकों के समान भ्रूण की मीजोडर्म से उत्पन्न होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? मानव की कंकाल ढांचा जो है एक विशेष प्रकार के संयोजन ऊतकों का बना होता है जिसे कंकाल ऊतक कहते हैं। ओके, यह कंकाल ऊतक 2 प्रकार का होता है, उपस्थित अर्थात कार्टिलेज और अस्थि।
कार्टिलेज अन्य संयोगी ऊतकों के समान भ्रूण की मीजोडर्म से उत्पन्न होता है तथा अस्थि जो है वो अस्थि का 38% भाग जो ओशियन नामक प्रोटीन से और 62% भाग जो अकार्बनिक लवणों मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है। तो इस प्रकार जो इसमें दोनों कथन जो है वो सही है। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हांगकांग तथा सिंगापुर ने भारत के दो मसाले ग्रुप एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध जो है मसाले में किसकी मिलावट के कारण लगाया गया है? ऑप्शन ए एथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन बी एथिलीन फॉस्फाइड, ऑप्शन सी एथिलीन हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। हांगकांग और सिंगापुर द्वारा भारतीय मसाले एमडीएच और एवरेस्ट ग्रुप के कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध जो एथिलीन ऑक्साइड की मिलावट के कारण लगाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मच्छर की एडीज एवोलोपिटक्स प्रजाति पित्त ज्वार, डेंगू ज्वार और चिकनगुनिया रोगों का वाहक है। और दूसरा कथन है, मच्छर की क्यूलेक्स प्रजाति सेट लुई एन्सेफेलाइटिस तथा जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों का वाहक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? मच्छर की कई प्रजातियां अनेक रोगों की वाहक हैं, जिसमें से एंडीज एल्बोपिट्स प्रजाति, जिसे टाइगर मच्छर की संज्ञा भी दी जाती है, के द्वारा पित्त ज्वार, डेंगू ज्वार, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई एंसेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है, जबकि क्यूलेक्स प्रजाति जो जापानी एंसेफेलाइटिस रोग की वाहक है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही है, जबकि कथन दो जो है वो गलत हो जाएगा मच्छर के संबंध में। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, वायु की उपस्थिति में भारी वस्तु जो है वो पृथ्वी पर पहले जबकि हल्की वस्तु पृथ्वी पर बाद में पहुंचेगी। और कारण आर में कहा जा रहा है कि वायु की उपस्थिति में उत्प्लायन प्रभाव तथा स्वयंकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से अगर गिराई जाती हैं तो वह एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती हैं, क्योंकि इनमें असमान त्वरण जो है वो होते हैं, समान त्वरण उत्पन्न होते हैं। परंतु जब वायु की उपस्थिति में वही वस्तुएं ऊपर से गिराई जाती हैं तो भारी वस्तु जो है पहले और हल्की वस्तु जो है वो बाद में पृथ्वी पर पहुंचेगी, क्योंकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लायन प्रभाव और श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण जो है भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो अभिकथन और कारण है दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पेंडुलम घड़ी जो शीतकाल में तेजी से चलती है। और दूसरा कथन है, शीतकाल में पेंडुलम घड़ी का आवर्त पथ तथा आवर्तकाल जो घट जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पेंडुलम घड़ी जो है ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है, जबकि शीतकाल में वह जो तेजी से चलती है, क्योंकि शीतकाल में इसकी आवर्त पथ और आवर्तकाल जो घट जाता है। इस प्रकार दोनों कथन जो है पेंडुलम के संबंध में, पेंडुलम घड़ी के संबंध में सही है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन ऑप्शन ए है, प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं परंतु ध्वनि तरंगे नहीं। ऑप्शन बी है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन सी है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल जो उतनी कम होती है। और ऑप्शन डी है, अपवर्तनांक की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य तथा तीव्रता बदल जाती है परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल जो है उतनी कम होती है। अतः अपवर्तनांक जितना कम होता है प्रकाश की चाल जो है उतनी अधिक होती है। तो इस बार जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। ओके, इसमें जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल जो है उतनी अधिक होगी ना कि कम होगी। तो इसमें सीधा राइट आंसर रहेगा। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला कथन है, पल्लव वंश का संस्थापक सिंहवर्मन नामक शासक को माना जाता है।
और दूसरा कथन है इस वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। और तीसरा कथन है पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय से हुआ। और चौथा कथन है विष्णुगुप्त पहले पल्लव शासक है जिसका उल्लेख जो संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। पल्लव वंश का संस्थापक जो सिंहवर्मन नामक शासक को माना जाता है। पल्लवों ने नागवंशी शासकों को हराकर कांची पर अपना अधिकार स्थापित किया, जबकि इस वंश का वास्तविक संस्थापक जो सिंह विष्णु को माना जाता है। पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ जो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय से हुआ। इस संघर्ष का मूल कारण जो कृष्णा तनभद्रा नदी के बीच का रायचूर दोआब था। ओके। और विष्णुगुप्त पहला पल्लव शासक है जिसका उल्लेख जो संस्कृत एवं पाली दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। तो इस पर पल्लव वंश के संबंध में चारों कथन जो सही है, इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेनलेस स्टील में लोहे निकिल क्रोमियम तथा कार्बन का मिश्रण होता है। और दूसरा कथन है कांसा शीशा तथा टिन के मिश्रण से बनता है। कांसा जो है तांबा और तथा टिन के मिश्रण से बनता है, ना कि शीशा और टिन के मिश्रण से। तो इस बार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके। तथा इसका उपयोग जो मूर्ति जहाजों और सिक्कों का निर्माण करने हेतु कांसे का उपयोग किया जाता है, जबकि स्टेनलेस स्टील में लोहा निकिल क्रोमियम और कार्बन होते हैं। इस बार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेनसांग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला कथन है ह्वेनसांग को तीर्थयात्री का राजकुमार तथा वर्तमान स्वैक मनु उपनाम से भी जाना जाता है। और दूसरा कथन है जिस समय वह कश्मीर पहुंचा वहां कारकोट वंश का शासक दुर्लभ वर्धन शासक था। और तीसरा कथन है इसके यात्रा विवरण सीयूकी में 138 देशों का वर्णन है। और चौथा कथन है ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार भारत में विधवा विवाह और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार वर्तमान सायक मनु और मोक्ष देव महायान देव आदि उपनामों से जाना जाता है। 629 से 30 ईस्वी में इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की और सबसे पहले यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। जब वह कश्मीर पहुंचा तो उस समय कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन शासक था। इसने अपनी यात्रा विवरण जो सीयूकी नामक से लिखा, जिसमें वह बताया कि कनिष्क ने चीनी राजकुमारों को अपने यहाँ बंधक के रूप में रखता था तथा भारत में विधवा विवाह और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो इस प्रकार जो चारों कथन जो है वो ह्वेनसांग के संबंध में सही है। ओके। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गरुड़ स्तंभ लेख में हेलियोडोटस स्वयं को भगवत एवं वासुदेव को देव देवस के नाम से संबोधित किया। और दूसरा कथन है इस स्तंभ लेख में भगवत धर्म के 3 मुख्य सत्य दम त्याग और अपरमदा का भी उल्लेख मिलता है। यूनानी शासक एंटियालकिड्स ने तक्षशिला के निवासी हेलियोडोटस को राजदूत बनाकर विदिशा के शासक भागभद्र के दरबार में भेजा। हेलियोडोटस ने वहां पर गरुड़ स्तंभ लेख तथा विष्णु का मंदिर स्थापित करवाया। गरुड़ स्तंभ लेख में हेलियोडोटस ने स्वयं को भगवत एवं वासुदेव को देव देवस के नाम से संबोधित किया। इस स्तंभ लेख में भगवत धर्म की 3 प्रमुख सत्य दम त्याग और अपरमदा का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो ये तीनों कथन जो है वो सही है, सॉरी ये दोनों कथन जो सही है। ओके। तो इसमें बी सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए मुशरिफ ए ममालिक प्रांतों व अन्य विभागों से होने वाली आय का लेखा रखता था। और ऑप्शन बी मुस्तैफी ए ममालिक राज्य की आय की जांच करता था। और ऑप्शन सी मुशरिफ ए ममालिक और मुस्तैफी ए ममालिक को दीवान ए बिजारत के अंतर्गत पृथक पृथक उत्तरदायित्व सौंपे जाने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान की प्रत्यक्ष आय से संबंधित एक विभाग दीवान ए इमलाक की स्थापना की थी।
मुशर्रिफ ए ममालिक और मुस्तफ़ी ए ममालिक को दीवाने बिजारत के अंतर्गत पृथक पृथक उत्तरदायित्व सौंपने जाने का कार्य जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक काल के शासनकाल में। तो इसका जो ऑप्शन ये है वो सल्तनत काल के संबंध में सही नहीं है। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की जो चंगेज खां की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, परंतु अकबर ने उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार मौलिक रूप से परिवर्तित कर लागू किया। अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, उनके संबंध में कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है राज्य को सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना, ऑप्शन बी है। दूसरा कथन है राज्य विरोधी भावनाओं को कम करना। तीसरा कथन है एक विशेष वर्ग को राज्य प्रशासन में शामिल कर उन्हें राज्य का एक अंग बनाना। और चौथा कथन राज्य के प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा स्थापित करना। अकबर ने चंगेज खां की इस दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था को अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में लागू किया, किंतु अकबर ने इसे भारतीय परिस्थिति के अनुसार मौलिक रूप से परिवर्तित कर लागू किया। मनसबदारी व्यवस्था लागू करने के पीछे अकबर ने निम्न उद्देश्य बताए थे, निम्न उद्देश्य थे और वे हैं राज्य को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना, राज्य विरोधी भावनाओं को कम करना और राज्यों के प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा स्थापित करना तथा एक विशेष वर्ग को राज्य प्रशासन में शामिल कर उन्हें राज्य का एक अंग बनाना था। इस प्रकार ये चारों वचन जो है वो अकबर के मनसबदारी व्यवस्था लागू करने के संबंध में सही है। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मलिक मिर्जा गयास था। और दूसरा कथन है इस मकबरे में हुमायूं के पश्चात मुगल वंश के 13 अन्य सदस्यों को भी दफनाया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो अकबर के शासनकाल में दिल्ली में हुआ। इस मकबरे का वास्तुकार जो है वो मलिक मिर्जा गयास था। यह मकबरा जो भारतीय रूप से ईरानी शैली पर आधारित था। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार इसी मकबरे के निर्माण में हुआ। ओके, और इस मकबरे में हुमायूं के पश्चात मुगल वंश के 11 अन्य सदस्यों को भी दफनाया गया था, ना कि 13 अन्य सदस्यों को। 11 अन्य सदस्यों को दफनाया गया था इस मकबरे में। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है वो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रशंसता सूचकांक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला कथन है हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है इस सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर तथा आइसलैंड दूसरे स्थान पर है। और तीसरा कथन है इस सूचकांक में भारत जो है 126वें स्थान पर है। और चौथा कथन है इस सूचकांक में अफगानिस्तान विश्व के सबसे नाखुश देशों के रूप में सबसे निचले स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इस सूचकांक में लगातार सातवें वर्ष जो है फिनलैंड पहले स्थान पर, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क और आइसलैंड है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, लेकिन दूसरे स्थान पर जो है वो डेनमार्क है, ना कि आइसलैंड है। ओके, आइसलैंड जो है तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, और इस विश्व हैप्पीनेस सूचकांक में भारत का स्थान जो है 126वां और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। तो इसका जो कथन 3 और 4 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें 1, 3 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तथा इससे संबंधित मजदूरी दर में हुए हाल ही में परिवर्तन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मनरेगा कार्यक्रम सन 2006 में लागू किया गया था। और दूसरा कथन है इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। और तीसरा कथन है इस योजना के तहत अब सबसे अधिक मजदूरी 375 रुपये प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में मिलेगी। और चौथा कथन है मनरेगा के अंतर्गत सबसे कम मजदूरी 234 रुपये प्रतिदिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। मनरेगा कार्यक्रम जो 2006 में लागू किया गया था।
और इस योजना का उद्देश्य जो है प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी युक्त श्रम रोजगार प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों की आजीविका सुरक्षित बनी रहे। और 27 अप्रैल 2024 को मनरेगा योजना के पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत अब सबसे अधिक 374 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी जो है वो हरियाणा राज्य में मिलेगी, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो इस बार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा मनरेगा के संबंध में। ओके, जबकि सबसे कम 234 रुपये प्रतिदिन जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलेगी मजदूरी। तो इस बार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा, और इसका उद्देश्य जो है कथन 2 और 1 जो है वो भी सही हो जाएगा मनरेगा के संबंध में। तो इसमें 1, 2 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। और दूसरा कथन है, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हो आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं, और यह जो अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं, अतः इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। तो इस पर प्रश्न अगर दिए गए दोनों कथन जो वो सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को इस राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। और दूसरा कथन है, पीएम सूरज एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना है। और तीसरा कथन है, इसके तहत 10 लाख रुपए तक व्यापार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण नामक राष्ट्रीय पोर्टल यानी पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया है। पीएम सूरज योजना जो है एक राष्ट्रव्यापी पहल है, और जिसका उद्देश्य जो है समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना है। इसके माध्यम से देश भर में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों सहित पात्र व्यक्तियों को 15 लाख रुपए तक का ऋण सहायता प्रदान की जाएगी, ना कि 10 लाख। ओके, इसके तहत जो है 15 लाख रुपए तक का व्यापार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ना कि 10 लाख। तो इस बार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 और 2 जो है वो पीएम सूरज पोर्टल के संबंध में सही है। तो इसमें 1 और 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें केवल कथन 3 जो है वो सही नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। और दूसरा कथन है, 30 जनवरी 1994 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। और तीसरा कथन है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। और चौथा कथन है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो कलकत्ता, नई दिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में है। सेबी की स्थापना जो 12 अप्रैल 1988 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में एक कानून पास करके किया गया, और यह जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसे 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 30 जनवरी 1992 को, ना कि 1994 को। ओके, 1992 को इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका जो कथन 2 है वो सेबी के संबंध में गलत हो जाएगा। ओके, और इसका मुख्यालय जो मुंबई में है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित है। तो इसका जो कथन 3 और 4 है वो भी सही हो जाएगा, और कथन 1 जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 3, 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अंतरिम बजट का आकार 47.66 लाख करोड़ रुपए का है। ऑप्शन बी है, इस बजट के कुल व्यय में से लगभग 76.96% हिस्सा जो है राजस्व खाते पर व्यय होने का अनुमान है। और ऑप्शन सी है, वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा 2.5 रहने का अनुमान है। और ऑप्शन डी, वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.01% रहने का अनुमान है।
1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया और 2024-25 के लिए 47.66 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट अनुमान संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसमें से लगभग 76.96% हिस्सा जो राजस्व खाते पर, जबकि 23.31% हिस्सा जो पूंजीगत खाते पर व्यय करने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जो है वो राजस्व घाटा जो है 2.0% रहने का अनुमान है, ना कि 2.5%। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व घाटा जो 2.0% रहने का अनुमान है। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? योजना, आवंटित बजट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में प्रमुख योजनाओं के लिए अलग अलग राशि आवंटित की गई है, जो इस प्रकार है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,300 करोड़ रुपए आवंटित की गई हैं। ओके, 21,310 करोड़ रुपए लगभग आवंटित की गई हैं, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित है। ओके, और जल जीवन मिशन के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई हैं, तो ऑप्शन जो ए है वो भी सही सुमेलित है। ओके, और पीएम आवास योजना के लिए 2,441 करोड़ रुपए आवंटित की गई, ना कि 4,867 करोड़ रुपए। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपए आवंटित की गई हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके लिए 2,441 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ओके, पीएम आवास योजना के लिए, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, और दूसरा कथन है जिप्सम के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? रॉक फॉस्फेट तथा जिप्सम दोनों के उत्पादन में राजस्थान का जो है प्रथम स्थान है। ओके, तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है वो सही है, तो इसमें केवल एक सही है, तो ये द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, राजस्थान का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिखर, अवस्थिति। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई पर्वत शिखरें हैं, जिनमें से सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ओके, माउंट हैरियत और माउंट कोइबो जो है वो दक्षिणी अंडमान में है, ना कि माउंट हैरियत जो है वो मध्य अंडमान में। ओके, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट हैरियत और माउंट कोइबो ये दोनों जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ओके, और माउंट थुलियर जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। माउंट हैरियत जो है वो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित शिखर है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला कथन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन 4 देशों चीन, भारत, भूटान एवं बांग्लादेश में फैला है। और दूसरा कथन है, पासीघाट के निकट इसकी 2 सहायक नदियां दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे पर जाकर मिलती हैं। और तीसरा कथन है, धनसिरी तथा कपली नदी ब्रह्मपुत्र के दाएं ओर से आकर मिलती है। और चौथा कथन है, भारत में प्रविष्ट होने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने प्रवाह में तीव्र मोड़ अर्थात यू टर्न लेती है, जिसका भूवैज्ञानिक कारण जो है तरुण हिमालय का अक्षसंघी नमन है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो है 4 देशों चीन, भारत, भूटान एवं बांग्लादेश में फैला है। यह भारत में प्रविष्ट होने से पहले यू टर्न लेती है, जिसका भूवैज्ञानिक कारण जो है वो तरुण हिमालय का अक्षसंघी नमन है। ओके, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी तथा जिया भरेली नदियां जो है इसके दाईं ओर से, और धनसिरी, कपिली, देसांग नदियां जो है इसके बाईं ओर से मिलती हैं। ओके, ना कि दिबांग लोहित जो है बाईं ओर से, ये दाईं ओर से, दाईं किनारे से मिलती है, दाईं ओर से। ओके, दाईं ओर से, दाईं ओर से। और ये नदियां जो है धनसिरी और कपिली ये जो है वो बाईं ओर से, बाईं ओर से मिलती हैं। इस बार कथन 3 और 2 और 3 जो है वो गलत हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में, जबकि कथन 1 और 4 जो है वो सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।